एआई की बात करें, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफ़िशियल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बुद्धिमत्ता जनरेट करनी है और वो भी आर्टिफ़िशियली रूप से। जैसे हमारे पास जो हमारी इंटेलिजेंस है, मनुष्य अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, घटनाओं को ऑब्ज़र्व करता है, लोगों को ऑब्ज़र्व करता है, उनके पैटर्न्स फ़ॉलो करता है और उन्हें अपने लिए आने वाले भविष्य में डिसीजंस के एक रॉ मटेरियल के रूप में अपने अनुभवों को जमा कर लेता है और इन अनुभवों का यूज़ करके आने वाले डिसीजंस लेता है। हम देखते हैं किसी के बारे में और कुछ बातों को, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें समझ कर, सीख कर, याद रख के आने वाले डिसीजंस में हम यूज़ करते हैं और एक मनुष्य की तरह एक मशीन भी वैसी ही चीज़ें सीख सके, रीजनिंग कर सकें और डिसीजन ले सकें। इस तरह से मशीनों को तैयार किया जाना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब मनुष्य को और मशीन में कोई अंतर नहीं रखना है। जिस तरह से मनुष्य काम करता है वैसे ही एक मशीन भी काम कर सके, अपने आप से काम कर सके। आज जो हमारे पास मशीनें हैं हम उन्हें चलाते हैं और उन्हें जब चाहे चलाते हैं, जब चाहे बंद कर देते हैं। जैसे हम उनका यूज़ करते हैं वैसा यूज़ होता है। लेकिन आने वाले समय में मशीन्स हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, इस तरह से डिज़ाइन किया जाना है कि वो मनुष्य की तरह देख सके, समझ सके, सीख सके और डिसीज़न ले सके और वो भी अपने आप से। मतलब हम मनुष्य हैं और मनुष्य को एक दूसरा मनुष्य बनाना है। बस उसमें हड्डी नहीं होगी, बस उसमें चमड़ी नहीं होगी, बस उसमें खून नहीं होगा, लेकिन वो बना होगा मेटल से, लेकिन वो काम करेगा मनुष्यों की तरह, अंदर से मनुष्य होगा, बाहर से मशीन होगी। तो इस तरह से जो भी टेक्नोलॉजी काम करेगी, उसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हम कह रहे हैं। हालाँकि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वो पैटर्न है, जो वो रीज़निंग है, वो लर्निंग है और वो डिसीज़न मेकिंग है, जो मशीन सीख सकती है, जो मशीन डिसीज़न ले सकती है, वो सारी प्रक्रिया आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कहलाएगी। तो ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ़ नैरो एआई है, जनरल एआई नहीं है, सुपर एआई नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जनरल एआई का डेवलपमेंट भी हो सकता है और सुपर एआई का डेवलपमेंट भी हो सकता है। एआई के बाद देखते हैं हम एआई के मॉडल क्या होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी मशीन को देने के लिए जो टूल, जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम डेवलप किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं एआई मॉडल। तो ये जो एआई मॉडल है, ये डेटा पर ट्रेंड होते हैं और फिर ये पैटर्न को पकड़ते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। मतलब यहाँ पर अंदर मशीन के दिमाग के अंदर जो चीज़ है, वो है ये मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम, जो कि ट्रेंड होते हैं डेटा पर और पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर प्रिडिक्शन या डिसीजन करते हैं। तो ये जो मॉडल है वो होते हैं एआई मॉडल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है? तो जैसे हमने बात की कि डेटा पर ये ट्रेंड होता है, या तो इसे डेटा हम दे सकते हैं या फिर ऐसी मशीन भी हो सकती है जो खुद से डेटा को ऑब्ज़र्व करे, डेटा को स्टोर करे और उससे एनालिसिस करके, उससे पैटर्न्स को निकाल के, उससे अपने अनुभव निकाल कर डिसीज़न ले सके। तो 2 तरह से हो सकता है, या तो डेटा सेट हम भी दे सकते हैं या वो खुद मशीन खुद भी डेटा सेट तैयार कर सकती है। तो इस तरह से जो भी मॉडल होते हैं वो एआई को काम करने में, या हम कहें कि एआई इस तरह के मॉडल्स पर काम करती है। टाइप्स की बात करें तो अगर हम क्षमता की, अगर हम कैपेबिलिटीज़ की बात करें, तो कैपेबिलिटीज़ के आधार पर नैरो एआई हो सकता है, जनरल एआई हो सकता है और सुपर एआई हो सकता है। नैरो एआई क्या होता है? नैरो एआई में मशीन कुछ स्पेसिफिक टास्क ही कर सकती है। सिर्फ़ स्पेसिफिक टास्क, सिर्फ़ एक काम को बार-बार, बार-बार, बार-बार करना बिना किसी मनुष्य की सहायता के, वो होता है स्पेसिफिक एआई। इस तरह के एआई मॉडल हमने देखे हैं, जैसे वॉइस असिस्टेंस हो सकता है, जैसे कि रिकमेंडेशन सिस्टम हो सकता है। तो इस तरह के एआई हम देख सकते हैं हमारे लिए, हम यूज़ भी करते हैं इस तरह के एआईज़ का। लेकिन इससे आगे जो एआई है, जनरल एआई या मजबूत एआई, या जो हम कहें कि इस तरह का एआई जो पूरा का पूरा एक मनुष्य की तरह काम करता है, वो समझता है, सीखता है, पैटर्न फ़ॉलो करता है और अपना इंटेलेक्चुअल तैयार करता है और फिर डिसीज़न लेता है। तो इस तरह के एआई अभी तो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इनके ऊपर काम चल रहा है और हो सकता है कि भविष्य में जनरल एआई का भी डेवलपमेंट हो। उसके बाद हम देखेंगे सुपर एआई। सुपर एआई में क्या होता है, जो हमारा मनुष्य का लेवल है, उससे भी आगे की ये एआई है और अभी तक सिर्फ़ थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, लेकिन मुझे लगता है और जैसे-जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, इस तरह की एआई का डेवलपमेंट भी जल्दी ही हो सकता है। फंक्शनैलिटी के आधार पर बात करें तो मनुष्य क्या काम करती है, इसके आधार पर हम देखें तो रिएक्टिव एआई हो सकता है,
लिमिटेड मेमोरी एआई हो सकता है, थ्योरी ऑफ माइंड एआई हो सकता है और सेल्फ अवेयर एआई हो सकता है। अब ये कैसे काम करते हैं? रिएक्टिव एआई की बात करें तो रिएक्टिव एआई सिर्फ़ कुछ सिचुएशंस में रिएक्ट करता है, सिर्फ़ रिस्पॉन्ड करता है सिचुएशंस को, इसके पास मेमोरी नहीं है। मतलब इसके पास अपने अनुभव नहीं है और जो हम उससे टास्क करवाने के लिए कहते हैं, बस उतना काम कर देता है, जैसे कि आईबीएम डीप ब्लू। तो इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, एआई मतलब रिएक्टिव एआई हैं और सिर्फ़ रिस्पॉन्ड करते हैं। लिमिटेड मेमोरी एआई में शॉर्ट टर्म इनके पास मेमोरी होती है और उसके आधार पर डिसीजन लेते हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स। और इसके बाद जो एआई है थ्योरी ऑफ माइंड, मतलब ये जो एआई है हमारी भावनाओं, विश्वासों और इरादों को समझ सकता है। मतलब एक मनुष्य की तरह ये ऑब्जर्व कर सकता है और इसमें अभी तक हमारे पास कोई मॉडल है नहीं, अभी सिर्फ अपने रिसर्च के चरण में ही है। और इसके बाद सेल्फ अवेयर एआई पूरी तरह मनुष्य की तरह होगा, जो सेल्फ कॉन्शियस होगा, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगा, जो मनुष्य की तरह काम करेगा और इसे हम कहेंगे सेल्फ अवेयर एआई। और ये अभी अस्तित्व में नहीं है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो आज की तारीख में एआई का उपयोग हर एक क्षेत्र में हो रहा है, चाहे हम बात करें स्वास्थ्य की, शिक्षा की, कृषि की या फिर हमारे गवर्नेंस सिस्टम की, तो सभी जगह हम एआई का यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो हम अगर हम बेसिक लेवल पर देखें तो हमारे नोट्स बनाने से लेकर एक डॉक्टर को असिस्ट करने तक वाली मशीनों में एआई का उपयोग हो रहा है। फेस रिकॉग्निशन में हो रहा है, चाहे वो डायग्नोसिस में हो रहा है या फिर हम कहें कि बिलिंग में हो रहा है या वॉइस असिस्टेंस में हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स हैं जो एआई का फ़िलहाल काम कर रहे हैं। एआई हमारे लिए समय बचाता है, एआई हमारे लिए मेहनत बचाता है, हालाँकि थोड़ी-सी पावर ज़्यादा ले रहा है, लेकिन वो भविष्य में जिस तरह से रिसर्च हो रही है, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, तो एनर्जी एफिशिएंट एआई भी जल्द ही आ जाएगा और समय के साथ, मेहनत के साथ पैसा और पावर भी बचाएगा, एनर्जी भी बचाएगा। तो एआई का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बिना एआई के आने वाले समय में काम नहीं होने वाला है, इसलिए एआई आने वाले भविष्य की टेक्नोलॉजी है और आने वाली अर्थव्यवस्थाओं का बेस हो सकती है। ये बातें हम देख चुके हैं। अब सवाल उठता है कि एआई हमारे लिए किस तरह से खतरा हो सकता है? किस तरह से एक आदमी की, एक व्यक्ति की, एक इंडिविजुअल की किस तरह से हमारी प्राइवेसी को ये भंग कर सकता है। तो हम देखते हैं कि एआई बड़े पैमाने पर डेटा का कलेक्शन करता है। इस डेटा में हमसे जुड़ी जानकारियाँ भी हो सकती है, किसी स्थान की जानकारी भी हो सकती है, व्यवहार की जानकारी भी हो सकती है और हमारी पसंद प्रेफ़रेंस की जानकारी भी हो सकती है। हमें पता भी ना हो और कोई मॉडल जो हम यूज़ करते हैं हमारे मोबाइल में हो, वो हमारे लिए ये सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा हो बिना हमारी सहमति के, और इनका यूज़ भी हो सकता है और याद रहे मिसयूज़ भी हो सकता है। हमारे ऊपर सर्विलांस रखने के लिए और ट्रैकिंग रखने के लिए भी एआई का यूज़ हो सकता है। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफ़लाइन भी हो सकता है। मान लीजिए हम सड़क से कहीं जाते हैं, तो कैमरास के माध्यम से हमारा फेस रिकॉग्निशन हो सकता है और फेस को रिकॉग्नाइज़ करने के आधार पर एक कैमरा से दूसरे कैमरा में कैसे ट्रैक कर सकते हैं कोई व्यक्ति को जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ऑफ़लाइन ट्रैकिंग भी हो सकती है और ऑनलाइन ट्रैकिंग भी हो सकती है कि हम क्या सर्च करते हैं, क्या खरीदारी करते हैं, क्या चीज़ें हम मोबाइल में एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, क्या न्यूज़ देखते हैं, क्या पैटर्न्स हैं, किसे लाइक करते हैं, किसे लाइक नहीं करते हैं। तो इस तरह से पैटर्न को ऑब्ज़र्व करके हमारा एक प्रोफ़ाइल तैयार की जा सकती है। इस प्रोफाइलिंग और हमारी बिहेवियरल एनालिसिस करके कोई व्यक्ति हमारे बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और व्यक्तिगत निजी जानकारियाँ इकट्ठा कर सकता है। जैसे हम किस पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को फॉलो करते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोस्ट को लाइक करते हैं। तो इस तरह के पैटर्न्स को फॉलो करके हमारे ऊपर निगरानी रखी जा सकती है। अगर कोई बड़ी ताकत इसका मिसयूज़ करती है तो हमारे लिए यह एक खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि वे इसका राजनीतिक रूप से दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो डेटा इकट्ठा किया गया है उसका साझाकरण भी हो सकता है, उसे शेयर भी किया जा सकता है, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा बेचा भी जा सकता है और आने वाले समय में इस तरह का काम भी होने का खतरा हमारे लिए है और हम चारों तरफ से घिरे हुए हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी डिजिटल डिवाइसेस हैं। चाहे हम टीवी की बात करें, मोबाइल की बात करें, कंप्यूटर, लैपटॉप, आमटॉप, टैबलेट या कार्स की बात करें या पंखे की बात करें या बल्ब की बात करें, सारी चीज़ें आने वाले भविष्य में एआई से जुड़ती चली जा रही हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से। और इस तरह से हमारे ऊपर एक सर्विलांस
हमेशा लगा हुआ है और हमें फॉलो कर रहा है, हमारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहा है, हमारे बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस तरह से एआई हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। ये डेटा लीक भी हो सकता है और सार्वजनिक रूप से, मान लीजिए किसी की तस्वीरें हैं, किसी की निजी तस्वीरें हैं और सार्वजनिक रूप से लीक हो जाती हैं, तब भी किसी व्यक्ति के जीवन पर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है एआई का। चेहरा पहचानने की जो तकनीक है, मतलब फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक है, उसका भी मिसयूज़ हो सकता है। हमारे लिए प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी कर सकते हैं ये लोग, मतलब अगर कोई एआई का दुरुपयोग करता है, उन लोगों की बात हो रही है। और ऊपर से यहाँ पर हमारे कंसेंट, हमारे कंट्रोल के बिना हमारे डेटा का शेयर भी हो सकता है, हमारे डेटा का मिसयूज़ भी हो सकता है, हमारे डेटा का यूज़, मिसयूज़ सब कुछ हो सकता है। जैसे-जैसे एआई आगे बढ़ रहा है, हम डीप फेक और आइडेंटिटी थे चोरी की बात भी देख रहे हैं। डीप फेक को लेकर भी अभी कुछ तस्वीरें आई थी, उनमें डीप फेक के आधार पर चेहरा बदला गया था और एक मशहूर हस्ती के साथ, एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ इस तरह की घटना हुई थी, वो हमने देखा था। और अभी जो चैटबॉट ने, मतलब ग्रोक ने जो तस्वीरें बनाई हैं, उसमें एक महिला को अनड्रेस किया है और उसके बाद उसकी तस्वीरें साझा की हैं, तो उसको लेकर भी चिंताएँ हैं। एआई हमारे पैटर्न्स को फ़ॉलो करके, हमारा एनालिसिस करके, हमारा बिहेवियरल एनालिसिस करके एक प्रोफ़ाइल तैयार कर सकता है और हमें बहुत ज़्यादा गलत तरीके से भी पब्लिकली दिखा सकता है। तो इस तरह के यदि मिसयूज़ किए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में हम हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमारे संविधान में आर्टिकल 21 को बहुत ज़्यादा एक्सपांड करके उसमें गोपनीयता का अधिकार भी शामिल किया गया है। तो गोपनीयता का अधिकार अब आर्टिकल 21 में एक मौलिक अधिकार है। ये जो केस था 2017 का, न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, उसमें गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में, यानी आर्टिकल 21 में शामिल किया था। और एआई का मिसयूज़ होने से हमारे इस आर्टिकल को खतरा हो सकता है, हमारे इस फंडामेंटल राइट को खतरा हो सकता है, आर्टिकल को नहीं, फंडामेंटल राइट को। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 19, जहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात आती है। अगर हम चाहें तो हमारी तस्वीर को सार्वजनिक रूप से साझा कर सकते हैं, हम ना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति हमारी तस्वीर को मिसयूज़ करता है, उसको एडिट करता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, एक फ़ोटो को अनड्रेस करता है और साझा करता है, तो इस तरह से हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको भी खतरा हो सकता है। क्योंकि हम चाहें तो साझा करें, हम चाहें तो साझा ना करें, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमारी कंसेंट, हमारे कंट्रोल, हमारी सहमति के बिना इस तरह का काम करता है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो सकता है। इसके बाद है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये वाला आर्टिकल जो है, हमें किसी भी प्रकार से भेदभाव से, किसी भी प्रकार की असमानता से बचाता है। हालाँकि आर्टिकल 15 में भी इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो यदि कोई व्यक्ति हमारी निजता का उल्लंघन करता है, इसका मतलब है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद आर्टिकल 21 फिर से है, जिसमें कि हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारे डेटा का संग्रह करता है, प्रसंस्करण करता है और उसे साझा करता है, तो हमारी प्राइवेसी का, हमारी निजता का उल्लंघन होता है। तो आर्टिकल 21 में फिर से ये बात शामिल की जा सकती है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 भी हो सकता है, क्योंकि हमारी धार्मिकता के आधार पर यदि हमारे साथ कोई इस तरह की बातें करता है, इस तरह का कोई भेदभाव करता है और कोई हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई बातें यदि साझा करता है, उसको कलेक्ट करता है, उसके साथ कोई छेड़खानी करता है, एडिटिंग करता है और डीप फेक या किसी भी माध्यम से उसे मिसयूज़ करके पब्लिकली रूप से साझा करता है, तो हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन भी होता है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की बात भी हम कर चुके हैं। बड़े पैमाने पर यदि कोई इस तरह की निगरानी करता है, तो ये हमारी स्वतंत्रताओं का उल्लंघन होगा।